Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is related to Delhi's gender budget, and the second issue is related to ethanol. The fourth issue is related to kind of job needed for the Viksit Bharat goal, and fourth issue is causes and effect of US withdrawal from WHO. So let's discuss the issue in detail. In this session, we will discuss about gender budget of Delhi. There are 71 lakh women voters in Delhi, about half of the total electorate. दिल्ली के अंदर अबाउट 71 लाख वुमेन वोटर्स हैं, जो कि ओवरऑल इलेक्टोरेट का हाफ नंबर है. Women have a high turnout rate in Delhi, so all contesting parties provide incentives to women. These then come to light through the budget. दिल्ली के अंदर वुमेन का टर्नआउट काफ़ी हाई है. यही वजह है कि कंटेस्टिंग पार्टीज वुमेन के लिए वेरियस टाइप की इंसेंटिव प्रोवाइड कराने का यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में प्रोमिस करते हैं. ओवर द लास्ट डिकेड द ओवरऑल बजट फॉर दिल्ली हैज इंक्रीज फ्रॉम 271 बिलियन टू 760 बिलियन. वन लास्ट डिकेड के साथ अगर कंपेयर किया जाए 2010 में, जहां पर ओवरऑल बजट दिल्ली के लिए 271 बिलियन रुपीज हुआ करता था, वहीं करंट में दिल्ली के लिए बजट अबाउट 760 बिलियन के आसपास होता है. What is needed is not freebies, but concrete step that can enable systematic growth in economic and social empowerment of women. वुमेन के लिए रियल में फ्रीबीज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वुमेन के इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट की ग्रोथ के लिए कुछ सिस्टमेटिक कॉन्क्रीट स्टेप्स की नीड है. इट मीन्स वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल कंपेन के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा फ्री बीज यहाँ पर गिविंग करने का प्रोमिस करते हैं, बट रियल में फ्री बीज से वुमेन का एम्पावरमेंट नहीं हो सकता. टोटल जेंडर बजट एंड इट्स शेयर ऑफ एजुकेशन. दिल्ली के अंदर टोटल जेंडर बजट कितना प्रोवाइड कराया जाता है, उस बजट के अंदर एजुकेशन में कितना शेयर होता है. 2011-12 में हम देख सकते हैं कि टोटल जेंडर बजट 9,435 मिलियन रहा था, जिसमें से एजुकेशन के लिए बजट अबाउट 2,621 करोड़ रहा है. 2024-25 में हम देख सकते हैं टोटल जेंडर बजट 71,931 करोड़ रहा, जबकि इसमें एजुकेशन का जो शेयर रहा है वो 18,280 करोड़ रुपए के आसपास रहा. चार्ट 2, परसेंटेज चेंज इन द शेयर ऑफ एजुकेशन इन द जेंडर बजट. जेंडर बजट में कितना परसेंट शेयर एजुकेशन का रिड्यूस हुआ है, चेंज हुआ है, उससे रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ. 2012-13 में हम देख सकते हैं कि 95% का यहाँ पर चेंज हुआ. 17-18 के बाद हम देख सकते हैं कि एजुकेशन का शेयर जेंडर बजट में रिड्यूस होता रहा है. चार्ट 3, प्रोपोर्शन ऑफ एजुकेशन इन द जेंडर बजट. जेंडर बजट में एजुकेशन का शेयर कितना परसेंट रहा है. 2017-18 में हम देख सकते हैं 54% बजट यहाँ पर एजुकेशन का शेयर रहा है. उसके बाद 18 में 50%, 2021-22 में 35% एंड 2024-25 में 27% यहाँ पर शेयर एजुकेशन का रहा है. ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जेंडर बजट में दिल्ली के अंदर एजुकेशन सेक्टर पर जो एक्सपेंस किए जा रहे हैं वो काफ़ी डिक्रीज होते जा रहे हैं. व्हाट इज द बजट फॉर वुमेन इन दिल्ली. दिल्ली में वुमेन के लिए कितना बजट एलोकेट किया जा रहा है. ओवरऑल बजट फॉर दिल्ली इज रुपीज 760 बिलियन. दिल्ली के लिए करंट में ईयरली बजट जो होता है वो 760 बिलियन के आसपास होता है. इट मीन्स अबाउट 76,000 करोड़ के आसपास का बजट दिल्ली के लिए एलोकेट किया जाता है. ओवरऑल द जेंडर बजट इज रुपीज 71 बिलियन इन 2024-25. 760 बिलियन में से जेंडर बजट के लिए यहाँ पर 71 बिलियन रुपीज का एलोकेट किया गया. 71 बिलियन मीन्स 7,100 करोड़ रुपीज का यहाँ पर बजट प्रपोज किया गया था जेंडर बजट के तौर पे. एजुकेशन बजट फॉर वुमेन. वुमेन के लिए यहाँ पर एजुकेशन बजट कितना एक्सपेंस किया जाता है. रुपीज 2 बिलियन इन 2011-12 इंक्रीज टू रुपीज 18 बिलियन इन 2024-25. एजुकेशन के लिए 2011 में जहाँ पर 2 बिलियन, इट मीन्स अबाउट 200 करोड़, वहीं 2024-25 में ये अबाउट 1,800 करोड़ रुपीज के आसपास इसको इंक्रीज कर दिया गया. फॉर द लास्ट 5 ईयर्स द एजुकेशन बजट हैज रिपोर्टेड अ नेगेटिव ग्रोथ. लास्ट 5 ईयर्स के साथ अगर कंपेयर किया जाए एजुकेशन बजट दिल्ली के अंदर नेगेटिवली ग्रोथ कर रहा है. एजुकेशन बजट मेड ऑफ
54% of gender budget in 2017-18, but steadily declining to a marriage 27% in 2024-25. 2017-18 के साथ अगर कंपेयर किया जाए, जेंडर बजट का 54% शेयर एजुकेशन बजट के तौर पर यहाँ पर एलोकेट किया गया। 2024 में 27% तक ही डिक्लाइन हुआ। वाई देयर इज अ नीड टू इंक्रीज बजट फॉर वुमेन, वुमेन के लिए बजट इंक्रीज करने की नीड क्यों है? नंबर 1, रिड्यूस द जेंडर गैप, इसके थ्रू जेंडर गैप रिड्यूस हो सकता है। नंबर 2, जनरेटिंग अ हाईली लिटरेट एंड स्किल्ड वर्क फोर्स, वुमेन के लिए जितना बजट इंक्रीज किया जाएगा इसके थ्रू हाईली लिटरेट एंड स्किल्ड वर्क फोर्स जनरेट किया जा सकता है इंडिया के अंदर। नंबर 1, reduce the gender gap. Providing financial assistance to women and child development is essential to reduce the gender gap. It is equally important to invest in other components like education and health. Women and child development के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द जेंडर गैप, अगर हम जेंडर गैप को रिड्यूस करना चाहते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन पर जिस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंस करती हैं उसी तरह से जेंडर गैप को रिड्यूस करने के लिए वुमेन के और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत जरूरी है। नंबर 2, जनरेटिंग अ हाईली लिटरेट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन है मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड लीड टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट बाय जनरेटिंग अ हाईली लिटरेट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर द कंट्री। एजुकेशन पर जितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट सोसाइटी के अंदर शो होंगे और इसके थ्रू कंट्री के अंदर हाईली लिटरेट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स जनरेट हो सकती है। एजुकेशन ऑफ वुमेन पर्टिकुलरली कैन ब्रिज द जेंडर गैप इन एम्प्लॉयमेंट एंड अचीव वेज पैरिटी। इंडिया के अंदर जेंडर गैप को अगर स्पेशली एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में अगर कम करना है या इसको ब्रिज करना है तो वुमेन को एजुकेट करना होगा और उसके लिए एजुकेशन पर यहाँ पर बजटिंग को इंक्रीज करना होगा। दिल्ली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, दिल्ली में वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, दिल्ली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन स्टैंड एट 21%, द लोवेस्ट इन इंडिया। दिल्ली में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में सबसे कम है, 21%। नेशनल एवरेज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज 45.2%, जबकि नेशनल लेवल पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 45.2% है। हाउ विल द गवर्नमेंट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फ्यूल एथेनॉल? इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट एथेनॉल। वाई न्यूज, Union Minister Nitin Gadkari said that India will achieve its target of 20% ethanol blending of petrol in the next 2 months, at least a year ahead of what was originally planned. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि इंडिया पेट्रोल में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट नेक्स्ट 2 मंथ में अचीव कर लेगा और ये जो अचीवमेंट होगा ये टाइम से पहले जो टारगेट रखा हुआ था उसके 1 ईयर पहले इसको अचीव कर लिया जाएगा। This would entail the production of nearly 1,100 करोड़ लीटर ऑफ फ्यूल एथनॉल इन 1 ईयर। इससे 1 ईयर के अंदर ईयरली 1,100 करोड़ लीटर फ्यूल एथनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इट मीन्स इंडिया के अंदर एथनॉल प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ रहा है और ईयरली 1,100 करोड़ लीटर का फ्यूल यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा सकता है। वेयर विल दिस कम फ्रॉम, ये इतना एथनॉल कहाँ से बनाया जाएगा? The 1,100 crore liter of fuel ethanol will come from sugar and high-grade molasses, Food Corporation of India rice, broken rice and maize. 1,100 crore लीटर एथनॉल फ्यूल का प्रोडक्शन करने के लिए शुगर का यूज किया जाएगा, हाई ग्रेड मोलेसेस का यूज किया जाएगा, FCI के राइस, ब्रोकन राइस एंड मैजे का यूज किया जाएगा। ऑलमोस्ट 400 करोड़ लीटर ऑफ फ्यूल एथनॉल कम फ्रॉम मैजे। 400 करोड़ लीटर एथनॉल फ्यूल मैजे से यहाँ पर प्रोडक्ट किया जाएगा। इंडिया वॉज प्रोड्यूसिंग लिटिल और नो एथनॉल फ्रॉम मैजे अंटिल 2020। 2020 तक इंडिया लिटिल या फिर नो एथनॉल का प्रोडक्शन मैजे के थ्रू करता था। इट मीन्स अबाउट 2020 से पहले इंडिया मैजे के थ्रू यहाँ पर किसी भी टाइप का एथनॉल प्रोडक्शन नहीं करता था। हाउ इज मैजे प्लेइंग अ रोल इन एथनॉल? एथनॉल प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर मैजिक का क्या रोल होता है?
India's major production is just for traditional needs such as for the poultry sector, livestock feed, storage production and some 10% of for human consumption. इंडिया के अंदर मेजर प्रोडक्शन जो होता है ट्रेडिशनल नीड में इसका अभी भी यूज होता है सच एज पोल्ट्री सेक्टर, लाइव स्टॉक फीड, स्टोरेज प्रोडक्शन एंड 10% के आसपास ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। एज द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड कब ऑन अलाउंग शुगर एंड हाई क्वालिटी मोलिसिस फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, मेजर इंपोर्ट्स स्टार्टेड रैंपिंग अप इन अप्रैल 2024। गवर्नमेंट ने शुगर एंड हाई क्वालिटी मोलिसिस को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बैन किया हुआ है। यही वजह है कि अप्रैल 2024 के बाद मैजे का इंपोर्ट इंडिया के अंदर काफ़ी राइज हुआ है बिकॉज एथेनॉल का प्रोडक्शन अब मैच के थ्रू किया जा सकता है। The promise of a steady lucrative methanol market has motivated many farmers to take the magic cultivation across the India। यही वजह है बिकॉज गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है कि एथेनॉल मार्केट को बूस्ट किया जाएगा और इस एथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए मैच की रिक्वायरमेंट होगी। यही वजह है कि इंडिया के ज़्यादातर फार्मर्स मैच का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। द मेजर मैच प्रोडक्शन स्टेट्स आर कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड यूपी। इंडिया के कुछ स्पेशल स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा मैच का प्रोडक्शन किया जाता है सच एज कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी। Which kind of jobs needed for Viksit Bharat Goal? In this article, we will discuss about various types of jobs which are needed to fulfill the dream of Viksit Bharat Goal. So let's discuss the issue in detail. Why news? The union budget has been presented and this is the right time to outline the three kinds of job India must create. Recently, यूनियन बजट प्रेजेंटेड किया गया है और ये राइट टाइम में इंडिया के लिए कि 3 काइंड्स की जॉब इंडिया में क्रिएट होना चाहिए अगर हमें विकसित भारत के गोल को अचीव करना है। बियॉन्ड रिवाइविंग प्राइवेट कंजप्शन इन अर्बन एरियाज, वी मस्ट कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन एंड रियल वेज ग्रोथ अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अंदर प्राइवेट कंजप्शन को रिवाइव करने के साथ साथ इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन को स्ट्रेंथ किया जाए सो दैट इंडिया के अंदर रियल वेज ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके। The 2024 budget had introduced employment-linked incentives under the PM5 scheme initiative, designed to create over 4 crore jobs over 5 years with a central outlay of 2 lakh crore। 2024 के बजट में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ELI एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर्स 5 स्कीम इनिशिएटिव के अंडर आता है और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव के अंदर 4 ईयर के अंदर अबाउट 5 ईयर के अंदर 4 करोड़ जॉब्स यहाँ पर इंश्योर की गई थी जिसके लिए अबाउट 2 लाख करोड़ रुपीज का बजट एलोकेट किया गया था। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर्स 5 स्कीम इनिशिएटिव के अंदर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया था और टारगेट रखा गया था कि 2024 के बाद नेक्स्ट जो 5 ईयर होंगे इन 5 ईयर्स में 4 करोड़ जॉब्स क्रिएट की जाएंगे जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपीज का सेंट्रल आउटले यहाँ पे फिक्स किया गया था। द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम सो सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन इन 2024 विद 6.21 लाख एप्लीकेशंस फॉर 1.27 लाख अपॉर्चुनिटीज। 2024 में प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम भी लॉन्च की गई थी। फर्स्ट, क्लाइमेट रिसिलिएंट जॉब। इंडिया में विकसित भारत के गोल को अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए किस टाइप की जॉब्स क्रिएट करने होंगे। फर्स्ट, क्लाइमेट रिसिलिएंट जॉब। टू मीट द नेट जीरो टारगेट बाय 2070 द गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट एंड इंसेंटिवाइज जॉब्स विच आर क्लाइमेट रिसिलिएंट। अगर हमें 2070 तक नेट जीरो टारगेट को मीट करना है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह की जॉब्स क्रिएट करें जो कि क्लाइमेट रिसिलिएंट हों। Provide subsidies e-rickshaw. Provide state subsidized e-rickshaw in about 6 lakh villages to create about 2 million jobs and improving last mile connectivity। इंडिया के अंदर 6 लाख विलेजेज में स्टेट सब्सिडाइज ई-रिक्शा अगर प्रोवाइड कराए जाते हैं तो इसके थ्रू एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट किया जा सकता है और 2 मिलियंस जॉब इसमें क्रिएट की जा सकती है। साथ ही लास्ट माइल मोबिलिटी को इम्प्रूव यहाँ पर किया जा सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन compressed biogas plant, increase private investment in compressed biogas plant to bridge the gap of 82 plant set up versus the target of 5000 set in 2018। इंडिया के अंदर
कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। ऐसा करके 2018 में जो 5000 प्लांट सेटअप करने का टारगेट था और अभी तक 82 प्लांट यहाँ पर सेटअप किए गए। इस गैप को कम किया जा सकता है अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट किया जाता है। फोकस ऑन नॉन फॉजिल एनर्जी नीड टू एफर्ट टू अचीविंग द 500 गीगावाट नॉन फॉजिल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट टू पीरियड ओवर 1 मिलियन जॉब। इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 500 गीगावाट नॉन फॉजिल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया जनरेट कर लेगा और इसको अचीव करने के लिए इंडिया को वेरियस एफर्ट्स की नीड होगी। इसके थ्रू 1 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट की जा सकती है। सेकंड टाइप की जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेसिलियंस जॉब की नीड है इंडिया के लिए। विद द राइज ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूमरस जॉब नाउ हैव 50+% ऑटोमेशन पोटेंशियल। बिकॉज करंट में जनरेटिव एआई का राइज हो रहा है और ज़्यादातर जॉब में 50+ ऑटोमेशन का सिस्टम है। इट मीन्स 50% जॉब्स पर कब्जा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। सीनरियोज बाय McKinsey Global Institute so that 50% automation adoption in India can happen in the next 10 years. McKinsey Global Institute के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया के अंदर 50% ऑटोमेशन एडॉप्शन कर लिया जाएगा। इट मीन्स 50% जॉब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। थर्ड टाइप की जॉब बीइंग एस्पिरेशनल सेंट्रिक जॉब। इट मीन्स इंडिया के अंदर एस्पिरेशन सेंट्रिक जॉब क्रिएट की जानी चाहिए। डिस्पाइट देयर ग्रोइंग एंगेजमेंट विद द स्टार्टअप कल्चर, rural youth continue to have low confidence due to deeper insecurities from poor foundational education. रूरल यूथ के अंदर डीपर इनसिक्योरिटीज हैं बिकॉज उनके अंदर फाउंडेशनल एजुकेशन काफ़ी पुअर है। दिस इंक्लूड्स इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा कन्वर्सेशन करने का उनके पास नॉलेज नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर डीपर इनसिक्योरिटीज पैदा करता है और जिसकी वजह से जॉब अचीव करने में इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दिस कैन रीइंफोर्स डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट जॉब एंड कोचिंग टू क्रैक एंट्रेंस एग्जाम। अगर लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसकी वजह से ज़्यादातर यूथ गवर्नमेंट जॉब पर इनका डिपेंडेंसी बढ़ेगा और एग्जाम क्रैक करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ इनका बहुत ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगा। As their aspirations are shaped by their socio-economic background, digital media, and interaction of the समाज, सरकार and बाजार, so there is a need to aspirational centric job. Because people का जो aspirations है वो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डिजिटल मीडिया एंड इंटरेक्शन ऑफ समाज, सरकार एंड बाजार के थ्रू शेप होती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पीपल aspiration centric जॉब वो क्रिएट करे। What are the causes and effects of US withdrawal from World Health Organization? Through an executive order, Donald Trump announced the United States withdrawal from the World Health Organization. डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू यूएस को WHO से विड्रॉवल करने का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। मिस्टर ट्रंप एक्यूज्ड WHO ऑफ बीइंग biased टुवर्ड चाइना एंड मिसहैंडलिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। मिस्टर ट्रंप ने WHO को एक्यूज किया है और इस एक्यूजेशन में WHO के लिए कहा है कि ये फेवरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, बियास्ड इसका अप्रोच है एंड कोविड-19 पेंडेमिक को ये हैंडल नहीं कर पाया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मिस्टर ट्रंप हैज चूजन टू विड्रॉ फ्रॉम द WHO. ही टुक स्टेप टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन 2020 फॉर द सेम रीजन। ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने यूएस को WHO से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। इससे पहले 2020 में भी WHO से अपने आप को विड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स टेकन किए गए थे। हाउएवर द Joe Biden administration decided to continue the partnership. 2021 में जॉय बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन आता है बट जॉय बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस को WHO ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एज ए पार्टनर कंटिन्यू बनाने का यहाँ पर डिसीजन लिया। Close to 45% of Americans agreed with Mr. Trump's assessment back in 2020, according to the Global Attitude Survey conducted by the Pew Research Center. Pew Research Center के एक सर्वे के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप के इस एग्रीमेंट के साथ साथ यूएस के अबाउट 45% जनता भी डोनाल्ड ट्रंप के इस असेसमेंट के साथ है। The share of people with a similar opinion in the UK was 10 points lower at 34% and even lower at 31% and 30% in Canada and Germany respectively. WHO
कहीं ना कहीं फेवरिज्म को बढ़ावा दे रहा है एंड कोविड-19 को मिस हैंडल यानी हैंडल नहीं कर पाया। इससे रिलेटेड अदर कंट्रीज के अंदर भी सर्वे कराया गया तो यूके के अंदर 34% लोगों ने ये माना और कनाडा 31% एंड जर्मनी 30% लोगों ने माना है कि WHO फेवरिज्म के बेस पर वर्क कर रहा है। चार्ट वन WHO हैंडलिंग ऑफ पेंडेमिक वॉज वेरी समवॉट गुड वेरी समवॉट बैड। WHO ने कोविड पेंडेमिक को कैसे हैंडल किया उससे रिलेटेड यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है। ग्रीन कलर पिलर्स शो कर रहे हैं वेरी समवॉट बैड गुड। यहाँ पर जर्मनी में 66% लोगों ने माना है कि WHO का जो इनिशिएटिव था वो गुड था, क्योंकि 30% लोगों ने वेरी बैड माने। कनाडा के अंदर 67% लोगों ने गुड माने, 31% लोगों ने बैड माने। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जापान और साउथ कोरिया ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर जापान में 24% लोगों ने WHO को गुड माना है, जबकि 67% लोगों ने बैड माने हैं। और साउथ कोरिया में भी इसके अगेंस्ट काफ़ी शेयर देखा गया है। व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन WHO? यूएस अगर WHO मेंबरशिप से आउट हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट WHO के ऊपर क्या पड़ सकता है? एज पर द लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द यूएस विल पॉज द फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ एनी फंड्स सपोर्ट और रिसोर्सेज एट टू WHO। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के रिसेंटली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अकॉर्डिंग WHO को मिलने वाला फंड सपोर्ट या रिसोर्सेज का ट्रांसफर यूएसए के द्वारा पहुंच कर दिया जाएगा। दिस इज अ मैसिव ब्लो टू WHO एज द यूएस इट्स लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, बिकॉज WHO का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूएस रहा है और इसके विड्रॉवल के बाद एक मैसिव ब्लो होगा WHO के लिए। द यूएस हैज कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूटेड क्लोज टू 15% ऑफ WHO टोटल फंडिंग। WHO के लिए टोटल फंडिंग जितना किया जाता है, टोटल फंडिंग का अबाउट 15% तक का कंट्रीब्यूशन ओनली यूएस के थ्रू कराया जाता है। इट कंट्रीब्यूटेड अ रिकॉर्ड $1.2 बिलियन इन द बाइनियम पीरियड फॉर 2022-23। 2022-23 में ओवरऑल यूएस का जो कंट्रीब्यूशन रहा है WHO के लिए वो $1.2 बिलियन रहा है। द चार्ट शो द शेयर ऑफ द यूएस कंट्रीब्यूशन टू WHO टोटल फंडिंग। WHO के टोटल फंडिंग में यूएस का कितना शेयर है चार्ट के द्वारा इंडिकेट किया गया है। 2016-17 में हम देख सकते हैं यूएस का WHO में शेयरिंग जो रहा है 17.8% रहा है। 2018 में थोड़ा रिड्यूस हुआ है 16% तक आया। 2020-21 में 8.9% तक आया। 22 में फिर इंक्रीज हुआ। 2024 में फिर से इसका डाउन होगा 14.6% तक डाउन हुआ। मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ WHO की फंडिंग करने वाले मेजर कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? WHO अदर मेजर कंट्रीब्यूटर्स इन द लेटेस्ट ईयर इंक्लूड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 12.9% का कंट्रीब्यूशन WHO के लिए जाता है। गावी अलायंस 9.91% WHO के लिए इसका शेयर जाता है। यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कमीशन 8.06%, वर्ल्ड बैंक 5.34%। शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम चाइना अकाउंटेड फॉर 3%। चाइना की तरफ से वर्ल्ड बैंक के लिए 3% का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। द चार्ट शो द टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट नंबर ऑफ WHO कोलैबोरेशन सेंटर्स। WHO को सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ WHO कोलैबोरेशन सेंटर कोलैबोरेशन सेंटर WHO के किस कंट्री में कितना है उससे रिलेटेड है। यूएस 72, इंडिया 59, चाइना 59, यूके 48, ऑस्ट्रेलिया 44, जापान, कनाडा, जर्मनी, इटली, थाईलैंड। हाउ द फंड्स फ्रॉम द यूएस आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय WHO। यूएस के द्वारा या अदर कंट्रीज के द्वारा जो भी फंड WHO को गिवन किया जाता है उसको किस तरह से WHO यूटिलाइज करता है। इन 2024-25 में अगर फंड के यूटिलाइजेशन की बात की जाए 26% ऑफ द फंड्स वर यूज्ड टू इम्प्रूव असिस्ट टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज ग्लोबली। ग्लोबली क्वालिटी हेल्थ सर्विस असिस्ट करने के लिए ओवरऑल फंड का 26% फंड इसी के लिए यहाँ पर स्पेंड किया गया। 21% टू रिस्पॉन्ड रैपिडली टू एक्यूट हेल्थ इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए 21% बजट शेयर है। 20% फॉर पोलियो इरेडिकेशन के लिए 20% बजट का यूज आज WHO करता है। इट मीन्स इंडिया के अंदर तो पोलियो नहीं है, बट अदर कंट्रीज के अंदर इसका मीनिंग ये हुआ कि पोलियो केसेस अभी बहुत ज़्यादा है। 10% फॉर प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स के प्रिवेंशन के लिए अबाउट 10% का बजट WHO एक्सपेंड करता है। मिस्टर ट्रम्प्स डिसीजन टू होल्ड फंडिंग विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन दिस इनिशिएटिव। मिस्टर ट्रम्प का ये डिसीजन जिसमें यूएस का विड्रॉवल किया गया है WHO से, ये
कहीं ना कहीं WHO की फंडिंग को एफर्ट करेगा और WHO के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसको कहीं ना कहीं एफेक्ट कर सकता है। द चार्ट शो हाउ द फंड्स फ्रॉम द यूएस आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय WHO का फंड का WHO यूएस से फंड का किस तरह से यूज करता है। 26% improved access to quality essential health services, polio 20%, rapidly responded to acute health emergency 21%, 7.6% rapidly detected and responded to health emergencies, 5.4% countries prepared for health emergencies, 10% fund गई epidemic and pandemic